स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। तो आज मैं आप सबको लेके आया हूँ करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों के आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स होने वाले, सारे में ये काफ़ी काम लगेगा। और मैं आप लोगों से बताना चाह रहा, हमेशा करंट अफेयर्स बच्चों के लिए परेशानी का सबब रहते हैं कि कैसे करें, नहीं करें, क्या करें। मैं आज सब आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक बून बन के आएगा। बून मतलब, अगर आप लोग नहीं जानते तो बून मतलब होता है वरदान। क्योंकि ये वीडियो को इसलिए आप पूरा देखिएगा। और जो हमारे चैनल में नए हैं, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स से। 15 मई 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है। यह विशेष रूप से एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। हमेशा जो करंट अफेयर्स होता है लोगों के लिए परेशानी बनता है। आपको 4 चीज़ पे फोकस करना है। एक होता है हु, ठीक है, हु या विच। मतलब आप कोई भी करंट अफेयर्स लीजिए। आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ते होंगे, अधिकतर बच्चे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर हिंदी न्यूज़पेपर में ही पढ़ना चाहते हैं। बट मेनली करंट अफेयर्स की आर्टिकल्स जो होती है वह द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आती है। आपको 4 चीज़ देखना चाहिए, हु या विच। हु और विच लगभग एक ही चीज़ है। हु जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, विच होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दूसरा चीज़ पे आपको क्या फोकस करना है, वेयर मतलब कहाँ। हु मतलब कौन, विच मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वाला कौन। तीसरा वेयर मतलब कहाँ। तीसरा चीज़ होता है व्हाट क्या। और चौथा चीज़ जो होता है वाई क्यों। ये जो वाई वाला क्वेश्चन होता है ये आपके यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में पूछा जा सकता है। लिखने में आपको अभी 1 वर्ड काम आएगा। ऊपर के 3 क्वेश्चंस जो होते हैं हु, वेयर, व्हाट, कौन, कहाँ, क्या। तो आपको हर एक जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसमें आपको ये देखना होता है कौन कौन है, क्या है, क्यों है। क्यों जो होता है वो आपको मेंस के तौर पे देखना है, क्यों आप नहीं भी देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको कौन, क्या, कहाँ, कौन, क्या, कहाँ, ये 3 चीज़ पे आपको फोकस करना। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है, 15 मई 2020 को एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कौन कार्यक्रम, कौन सा, जिसको हम विच कहेंगे। कौन सा कार्यक्रम, तो रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा, ठीक है। रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। और किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 48 ऑर्डिनेंस कारखानों के मदद से, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से, दिस प्लस दिस, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से आपको रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना की शुरुआत की गई। और इसका उद्घाटन करने वाले आपको रक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब इसमें क्या, ये था क्या, तो इस कार्यक्रम में था गोला बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछेगा गोला बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रिक हथियारों के परीक्षण सुविधाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो अब बता देंगे रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना। किसके द्वारा शुरू किया गया, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन प्लस 41 ऑर्डिनेंस कारखाने। या किनके द्वारा शुरू किया गया, तो रक्षा मंत्री, ठीक है। अब क्यों सुरक्षा किया गया, क्यों, यह विशेष रूप से एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइज स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी एवं रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इसके लिए शुरुआत किया गया, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्यों, ये हो गया आपका क्यों वाला क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के लिए क्यों। और बाकी जो था क्या, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्या, किस लिए, क्यों, कब। कब हुआ, 15 मई 2020। ये 15 मई याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो कब नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभार पूछ देता है कब। तो आप बस इतना याद कीजिए, मई, ये 15 को हटा दीजिए, मई 2020, ठीक है।
तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और एक और बात, करंट अफेयर जो भी पेन एंड पेपर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, पेन एंड पेपर, जैसे आपको यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, या जितने भी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, राजस्थान पीसीएस हुआ, ये उत्तराखंड पीसीएस, ये सब में जो होता है वह, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपका यूपीएससी है 4 अक्टूबर को होने वाला है, तो आपको इससे 1 साल बैक, मतलब लास्ट 4 अक्टूबर 2019 से लेकर जब एग्ज़ाम होने वाला उसके 1 महीना पहले तक का, जैसे 4 सितंबर तक का आपको करंट अफेयर, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको रेडी करना है, क्योंकि पेन एंड पेपर में 1 मंथ बैक तक का पूछता है, 1 मंथ बैक तक का, 1 साल पुराना से लेकर 1 मंथ बैक तक का, मतलब टोटल 11 मंथ्स के अप्रॉक्स आपको पूछेगा, ठीक है, 11 to 12 मंथ्स तक। और जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाला है, जैसे आपको एसएससी रेलवे यूजुअली ऑनलाइन होते हैं, एसएससी रेलवे, एनबीई या आईबीपीएस, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो आपको बैक 6 महीना बैक, और जो लेटेस्ट है वो आपको 1 दिन पहले तक का भी चलेगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 48 आवर्स पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का था तो मैंने बना दिया, स्पोर्ट्स का नहीं रहता तो मैं भी नहीं बना पाता, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपको मैंने क्या, क्यों, ये सब जैसे कैसे करना मैंने आपको बता दी। तो चलिए दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोरोना स्टडी श्रृंखला को साइको सोशल इफेक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कोप विथ शीर्षक से प्रकाशित किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इस श्रृंखला के 7 शीर्षकों के प्रिंट और ई संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को मजबूत करने की भी सिफारिश की है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एनबीटी इंडिया की बहुत सारी बुक्स आती है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो उसी तरह एनबीटी इंडिया ने एक क्या लॉन्च किया, कोरोना स्टडी श्रृंखला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या लॉन्च किया गया एनबीटी द्वारा, तो कोरोना स्टडीज श्रृंखला लॉन्च किया गया, ठीक है। और को साइको सोशल इफेक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन किस शीर्षक, एनबीटी इंडिया ने किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया, तो शीर्षक का नाम है साइको सोशल इफेक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कोप विथ, इस शीर्षक से ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसके बाद किसके द्वारा, तो एनबीटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, ठीक है। इसके बाद ई संस्करण भी लॉन्च इसका किया गया है। इसके बाद क्या पूछेगा, जिसने क्यों किया गया, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को मजबूत करने की सिफारिश के लिए, ठीक है, की सिफारिश के लिए। क्यों, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो नेशनल हेल्थ मेंटल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए शुरू किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग करेगा। इसने राज्य के 2 जिलों में पहले ही पायलट प्रोजेक्ट को लागू कर दिया है, ताकि यह निगरानी हो सके कि निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किया जाता है या नहीं। राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2020 से 21 के दौरान 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, ठीक है। क्या है, गुजरात जल जीवन मिशन, इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे जेजेएम, जल जीवन मिशन, ठीक है। इसमें जेजेएम ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जेजेएम बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारे नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें आपको जीजेजेएम, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो जीजेजेएम आएगा, गुजरात जल जीवन मिशन या जीएस, गुजरात स्टेट जल जीवन मिशन, जीएसजेजेएम, ठीक है। तो क्या लॉन्च किया गया है, जीएसजेजेएम, किस गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्या क्यों, सेंसर आधारित सेवा वितरण, क्या किया गया है, सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। इस क्यों लॉन्च किया गया है,
पायलट प्रोजेक्ट योजना को लागू कर दिया ताकि यह निगरानी हो सके। निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किया जाता है कि नहीं, ठीक है। और इसका मिशन क्या है, एजेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, तो यह 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये अभी तक हम लोग क्यों जानते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी या अगर कोई गुजरात पीसीएस देते हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया ये वाला। क्या होगा कि इसका सबसे पहले तो क्यों हो गया, क्यों क्या था, निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को अवेलेबल हो सके। और इसका प्रोपेगेंडा क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में दो एम मतलब क्या चाहत है गुजरात सरकार की, तो ये चाहत है कि हम 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन दें। तो इस पे आप मेंस में अच्छे से लिख सकेंगे। और क्या था, क्यों था, क्या था, कहाँ था, तो ये तो आपका पीटी के लिए हो ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने बहराइच वन प्रभाग ने घाघरा नदी में लगभग 40 घड़ियाल घोरे। घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैवेलिस गैंगेटिक्स है और इन्हें आमतौर पर मछली खाने वाले मगरमच्छ कहा जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच वन प्रभाग ने, उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग, ठीक है, विभाग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, विभाग, प्रभाग मतलब विभाग ही होता है, ने घाघरा नदी में लगभग 40 घड़ियाल घोरे। घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक, ठीक है, 40 घड़ियाल घोरे हैं। और घड़ियाल का वैज्ञानिक नेम, ये आपका बायो का क्वेश्चन हो सकता है, गैवेलिस गैंगेटिक्स। इंग्लिश में कुछ इस तरह स्पेलिंग होगा, गैवेलिस गैंगेटिक्स, गैवेलिस गैंगेटिक्स, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच वन प्रभाग घाघरा नदी में। और इसमें इसका क्या था, ये जो घड़ियाल होते हैं इनको यूजुअली आपको मछली खाने वाले मगरमच्छ कहते हैं। घड़ियाल, एलिगेटर और क्रोकोडाइल तीनों में फ़र्क होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। क्रोकोडाइल जिसको हम लोग मगरमच्छ कहते हैं, एलिगेटर, ऐसे तीनों को हम लोग मगरमच्छ ही कहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। और ये तीसरा हो गया आपको घड़ियाल। तीनों में फ़र्क क्या होता है, क्रोकोडाइल जो होता है आपको सघन मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरे पानी में रहते हैं, जैसे आपको हो गया नदी या समुद्र वगैरह में रहते हैं। एलिगेटर जो है वो मीडिएटर होता है, थोड़े नदी वगैरह जो उतने कम पानी नहीं है, नॉर्मल पानी में रहता है। यूजुअली एलिगेटर आपको ज़ू, चिड़ियाखाना वगैरह में मिल जाएंगे आसानी से। घड़ियाल जो होते हैं ये छिछले पानी में रहते हैं, मतलब हल्का फुल्का पानी, गड्ढे, घाव से घड़ियाल, घाव से गड्ढानुमा पानी, दलदल, ये सब में जो होता है आपको घड़ियाल रहते हैं। इसमें कम पानी हो या फिर जहाँ पे नदियाँ कुछ महीनों के लिए सूख जाती है उन प्रदेशों में घड़ियाल पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल टर्म्स में जो घड़ियाल होता है उसका स्नाउट जो होता है, मुंह काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह आपको इनका जो मुंह होता है काफ़ी लंबा होता है। और इसीलिए इनको, और ये जो लंबा इनका मुंह होता है इसी वजह से ये मछलियों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप कभी आप गूगल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको मछली पकड़ने वाला जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका स्नाउट जो होता है, स्नाउट इसको कहते हैं, आगे इनके मुंह को स्नाउट कहते हैं, ठीक है, स्नाउट, ये स्नाउट जो होता है काफ़ी लंबा होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, एलिगेटर का, ये बीच का चीज़ होता है, जैसे आर्टरीज और वेंस को कनेक्टिंग लिंक आपको कैपिलरीज होता है ना, उसी तरह से एलिगेटर भी होते हैं। उनका जो होता है बीच का चीज़ होता है, वो मतलब एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी, ओमनीवोरस हैं, सर्वाहारी टाइप से हैं। इसके बाद क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है, काफ़ी बड़ा होता है साइज में, सबसे बड़ा आपको क्रोकोडाइल होता है। और उसका जो मुंह होता है काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है और काफ़ी हेवी होता है। इसका वेट वाइज अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल का वेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एलिगेटर और घड़ियाल जो होता है काफ़ी हल्का होता है। घड़ियाल आपको ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए हानिकारक नहीं है, उनको कभी क्षति नहीं पहुंचाते। क्रोकोडाइल जो होता है काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। एलिगेटर का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट है, आईयूसीएन आप लोग जानते होंगे, रेड लिस्ट जारी करती है, उसमें आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज,
एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली वनरेबल या रेयर स्पीसीज, ये सब स्पीसीज़ की रेड लिस्ट जारी करती है। रेड डाटा बुक भी जिसको कहते हैं, रेड डाटा बुक वो जारी करती है। उसमें जो है संकटप्रस्त है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड स्पेशली घड़ियाल का जो प्रजाति है, जो आपको गंगा नदी, गंगा नदी तो आप जान ही रहे हैं, घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है। जो घड़ियाल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गैवियलिस गैंगेटिक्स, ये स्पेशली गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, और घाघरा नदी के जानते हो, घाघरा नदी कई बार सूख भी जाती है। और मैंने आपको बताया कि घड़ियाल जो होता है छिछले पानी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बंगाली लेखक देवेश रॉय का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सक्रिय रूप से कई बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिखा करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे लेखन करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते। उन्हें उनके उपन्यास तीस्ता परेड वृत्तांतों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं बोरिस लर जोगन मंडल, मानुष खूकोड़ो केनो और समय आसमेर वृत्तांतों। ठीक है, बंगाली लेखक देवेश रॉय, किनका निधन हुआ है? देवेश रॉय, देवेश रॉय मतलब हु, कौन, कितने उम्र में? 84। ये नहीं पूछेगा आपको, हु पूछेगा। किनका निधन हुआ? देवेश रॉय का। वो क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आजकल ये पूछा जाता है कि नाम दे देगा और पूछेगा वो कौन थे, क्या थे, नहीं थे, सब कंफ्यूज कर। जो नेता थे, क्रिकेटर थे, आपको गोल्फ खेलते थे या क्या करते थे, तो ये साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, ऐसे कई सारे पूछ सकते हैं। तो देवेश रॉय कौन थे? साहित्यकार थे। 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। इसके साथ ही वो दैनिक समाचार पत्रों में लिखते थे। साहित्यकार के साथ से इनको अगर पत्रकार ऑप्शन में दें, पत्रकार, तो ये भी आपका सही होगा, ध्यान दे दीजिएगा, पत्रकार या साहित्यकार। ठीक है, इनका खास उपलब्धि क्या थी, ये आपका आप खास उपलब्धि जब भी हो ये आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी या बीपीएससी या सर्विस कमीशन के मेंस में। क्या उपलब्धि थी? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ, किस पुस्तक के लिए मिला था? तीस्ता परेड वृत्तांतों, ये आपको बंगाली में था, बंगाली भाषा में था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम से पूछ सकता है। तीस्ता परेड वृत्तांतों पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, देवेश रॉय थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया आजकल साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब यूजुअली आपको, या ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है दैन हिंदी या इंग्लिश में जो लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी पूछी जा सकती, क्योंकि इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। एक था बोरिसलर जोगन मंडल, बोरिसलर जोगन मंडल। दूसरा किताब है मानुष खू कोरे कोने, मानुष खू कोरे केनो। तीसरा है समय आसमेर वृत्तांतों, समय आसमेर वृत्तांतों। ठीक है, आगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान आम्फन आगामी कुछ समय में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं। ये करंट अफेयर जो है थोड़ा मैं बैकडेटेड पढ़ा रहा हूँ आपको, मई महीने का, लेकिन पूछ तो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, एम्फन साइक्लोन आया था, कुछ महीनों पहले आया था, ये एम्फन साइक्लोन आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ थी? एपी सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो थी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में भी कई उत्तर दक्षिण से आए थे, पूर्व से आए थे, पश्चिम से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की से वो बढ़ के हमारे तरफ आ रहे थे, मतलब हमारे उड़ीसा के तट पर, बंगाल के तट पर, बांग्लादेश वाले क्षेत्रों में। और उसके बाद क्या था, पहले जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हम आईएमडी से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब ये अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका, आज की डेट में ये बन चुका है। और ये तूफान का अब खतरा खत्म हो, ये 3 महीने पुरानी बात है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है और पूछेगा ही। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का जिनेवा में आयोजन किया गया। ठीक है, WHO आप सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हर साल आयोजित की जाती है। इस साल कब की गई? 18-19 में। ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कितनी, मतलब अब तक टोटल कितनी हो चुकी है? 72 हो चुकी है। ये कितनी थी? ये 73वीं थी। कितनी थी? 73वीं।
और कहाँ पे आयोजन किया गया? जेनेवा। जेनेवा आप सब जानते हो कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब। सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति को 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया है। ये 3 सिफारिशें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जो सड़क निर्माण में तेजी लाने पर केंद्रित है। एक अन्य सिफारिश सड़क निर्माण परियोजनाओं को आउटसोर्स करना था, जो बीआरओ की इष्टतम क्षमता से परे थे। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को 100 करोड़ रुपए में अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन के लिए अपनाया जाएगा। ये पूरा जो क्वेश्चन है ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इसका क्या पूछ सकता है प्रीलिम्स में? सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सीओई की समिति बैठवाई है? तो लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर। लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर, ठीक है। और क्या बात चली, क्यों चली, कैसे चली? तो यह 3 सिफारिशें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा कई सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा देश जो है बॉर्डर साझा करता है, उसके बारे में थी। क्या थी? सड़क निर्माण में तेजी लाने पर केंद्रित था। किस चीज़ पे इनका फोकस था? एम क्या था? सड़क निर्माण में तेजी लाना। सड़क निर्माण में तेजी लाना। एक अन्य सिफारिश सड़क निर्माण परियोजनाओं को आउटसोर्स करना था, जो बीआरओ की इष्टतम क्षमता से परे थे। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को 100 करोड़ रुपए में अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन के लिए अपनाया जाएगा। और इसमें क्या फाइनली तय हुआ? फाइनली क्या तय हुआ? डिसीजन क्या हुआ? कंक्लूजन जिसको हम लोग कहते हैं। कारण को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड एक साइन हुआ, जिसमें 100 करोड़ की लागत का ब्यौरा दिया गया, ठीक है। अध्यक्षता कौन किए थे? चेयरमैन, प्रेसिडेंट कौन थे इस आयोजन के? तो डी.बी. शेकातकर थे। कौन थे? डी.बी. शेकातकर। चलिए, इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां संस्करण हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका आयोजन आमतौर पर जिनेवा में किया जाता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने अन्य 122 देशों के साथ प्रमुख सम्मेलन पत्र का समर्थन किया, जो कोविड-19 को लेकर विश्व की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव देता है। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। मैंने आपको बताया कि विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया है। 73वां संस्करण था। इस वर्ष वर्चुअली आयोजित किया गया, ठीक है। वर्चुअली जो WHO के हेड हैं वो आपको जिनेवा में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किनके साथ? 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 194 कंट्रीज, टोटल 194 कंट्रीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें भारत ने अन्य 122 देशों के साथ प्रमुख सम्मेलन पत्र का समर्थन किया था। भारत ने भी भाग लिया था। सब ले रहे तो भारत भी लेगा। और क्या एम था इसका? तो कोविड-19 को लेकर विश्व की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव, ठीक है। कभी कोरोना का समय था तो उसी से संबंधित प्रस्ताव देने पर यह आयोजन का मुख्य एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, ठीक है। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन, भले ही चीन ने कोरोना फैलाया है लेकिन 2 वर्ष में $2 बिलियन। अब तो इतना कॉम्पेंसेशन चार्जेस तो देना जरूरी बनता है ना, है कि नहीं? तो कॉम्पेंसेशन चार्जेस उन्होंने दिया, सिंपल। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 के उत्सव को 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थापित कर दिया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के लिए थीम है, अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे। उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो दिल का दौरा, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता और अंधापन के जोखिम को बढ़ाती है। विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। कब मनाया जाता है? 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष जो था क्योंकि कोविड-19 था और थोड़ा थोड़ा कोविड-19 का रिलेशन ऑक्सीजन से है और ऑक्सीजन का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है ब्लड से। ब्लड एंड ऑक्सीजन हैज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या होता है अगर आप लोग ध्यान से जाए, एक बोर्स फेनोमेनन होता है, बोर्स फेनोमेनन, हैमबर्गर्स फेनोमेनन। इसके डिटेल्स में मैं आपको बाद में फिर कभी बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ विश्व रक्तचाप लीग, वर्ल्ड हीमोफिलिक
यह हीमोस्टेटिस लीग करके एक लीग स्थापित किया गया है जिसका विश्व रक्तचाप दिवस से ये संबंधित है। ठीक है, विश्व रक्तचाप दिवस के लिए इस वर्ष का थीम क्या है? आजकल थीम पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, अपने रक्तचाप जो होता है उसको नापें, नियंत्रित करें, नॉर्मल रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ाएं और लंबे समय तक जीवित रहें। बस सिंपल है। और अगर रक्तचाप ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन आपको होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, कभी कभी ब्लाइंडनेस भी आ सकता है, लाइट ब्लाइंडनेस हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है। ठीक है, समाज के विकास के संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन था। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन और पारस्परिक समझ के विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। समाज के विकास के संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण है, इस पर जो है 18 मई को, 17 मई को अभी आया विश्व रक्तचाप दिवस और 18 मई को हुआ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। दिवस सब भी आजकल काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, कब बनाया गया, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? 18 मई का। इस वर्ष का थीम क्या है? म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन था। ठीक है, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और 1977 से ये आपको इस्टेब्लिश किया, 1977 से अभी तक, मतलब 23, 20, 43 वर्षों से ये मनाया जा रहा है विश्व या इंटरनेशनल संग्रहालय, इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे। इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे कब स्थापित किया गया? 1977 में। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, इंटरनेशनल म्यूजियम परिषद ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन और पारस्परिक समझ के विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना। म्यूजियम्स का क्या एजेंडा, प्रोपेगेंडा ये सब होता है, आप सब जानते हैं कि हमारी जो पुरानी पौराणिक चीज़ें हैं उसको देखना, समझना, पुराने लोग कैसे रहते थे, वो लोग पुराने ज़माने में भी होते हुए भी इतना वेल डेवलप्ड थे और हम लोग क्या करें, इसी सब पे फोकस रहता है म्यूजियम्स का। और वही चीज़ है ये वर्ल्ड म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, बस वही चीज़ है। आगे बढ़ते हुए, भारत नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा दुनिया भर के लगभग 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एकजुट होकर सरकारों ने आह्वान किया कि वे कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करें। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्व ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टूटू इत्यादि थे। आप सभी कैलाश सत्यार्थी को जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कैलाश सत्यार्थी को हाल ही में 2015-16 के आसपास नोबेल पीस प्राइज मिला। कौन सा प्राइज? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें मिला है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को। और ये जो कोविड-19 महामारी था, इस पर बच्चों के पढ़ाई से संबंधित हर चीज़ काफ़ी डैमेज हुई है। कोरोना की वजह से ना स्कूल खोले ना कॉलेज, और वर्चुअली पढ़ाई में वो मज़ा नहीं है जो एक बुक देखकर या बोर्ड के सामने पढ़ने में है, ये एक फैक्ट है। तो उन्होंने जो कैलाश सत्यार्थी और उनके साथ और 88 नोबेल पुरस्कार विजेता, इनके साथ मतलब टोटल 89 हो गए, 89 लोगों ने सरकार से आह्वान किया है कि हम बच्चों पर $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे उनके पढ़ाई के लिए, जो भी पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। ठीक है, और इनके जो समझौता हुआ है, ट्रीटी जो साइन हुआ है, उस ट्रीटी में और कितने लोग ने भाग लिया है, उसमें उल्लेखनीय व्यक्ति में ब्रिटेन के पूर्व प्रधान गॉर्डन ब्राउन है। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टूटू हैं। ठीक है, डेसमंड टूटू और गॉर्डन ब्राउन जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, तो उन्होंने ब्रिटेन को एक तरह से चमका दिया था। मैं इनके बारे में बता दूं। ठीक है, मुख्य जो पर्सन थे वो तो आपको कैलाश सत्यार्थी ही थे। चलिए आगे बढ़ते हुए, 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रित ऑनलाइन रिपोजिटरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर राज्य संचार में मदद करेगा। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। इस रिपोजिटरी में नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण होंगे। देखिए, अभी 16 मई को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, एनडीएमए का फुल फॉर्म हो गया, ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की। क्या लॉन्च की है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है, ठीक है। और यह प्रवासी क्या है? ठीक है, तो ये एक केंद्रित ऑनलाइन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब रिपोर्ट, मतलब जानते हैं ना, रिपोर्ट, बस वही चीज़ हुआ रिपोजिटरी, उसी का बड़ा भाई हुआ रिपोजिटरी, अगर सीधे शब्दों में जाए। देखिए, फोकस करना चाहिए आपको सीधे शब्दों में, उतना इन डिटेल्स इंग्लिश या हिंदी में गहन में नहीं जाना चाहिए। आपको डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर या जो भी आपका एम हो वो बनना है, आपको गहन अध्ययन नहीं करना। उसके लिए आप प्रोफेसर बनते रहिएगा ना बाद में, ठीक है। और तो केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी उन्होंने मतलब एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बनाया ये प्रवासी श्रमिकों के लिए, ठीक है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी क्या था, क्यों था? यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर राज्य संचार में मदद करेगा। बहुत अच्छा काम था, क्योंकि अभी तो डिजास्टर ही था कोरोना एक तरह से, हाँ, फिजिकल डिजास्टर नहीं था, ये एक नया तरह का डिजास्टर अब आने लगा हमारे कलयुग में। तो उससे निपटने के लिए प्रवासी श्रमिकों, क्योंकि यूजुअली जो लेबर क्लास होता है, लो क्लास पीपल है, उन्हीं को, उनका ही सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है। तो उससे निपटने के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद के लिए ये आपको राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जो रिपोजिटरी है वो लॉन्च की गई है। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिलेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ है, आपको पता है? तो उसमें क्या होता है कि आपको बता देता है किन लोगों को है, लोग अपना बायोडाटा अपडेट करते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में होता है एक दूसरे को कोरोना के समझिए एक मशीन है, वो एक मशीन है जो कि आपको जांच कर रहा है और बता रहा है कि इनको कोरोना है, उनको कोरोना है, तो थोड़ा दूरी बरत के रहें, उनकी एक आदमी को तो हो गया, दूसरे को ना हो, और उनको भी ठीक से रहे, मतलब वो भी ठीक हो जाए जल्द से जल्द। इसलिए अछूता नहीं बनना है, लेकिन एक दूरी बना के रखना है कि उनके द्वारा किसी और को ना फैले, और उनको हो गया तो ज़्यादा लोगों में फैलेगा ना, हर खाली बीमार कहीं घर होगा ना तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इस रिपोजिटरी में क्या क्या डालना पड़ता है कि क्या चीज़ का विवरण होता है। विवरण मतलब डेटा, किस चीज़ का डेटा होता है? नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, उम्र रहेगा, गंतव्य जिला रहेगा, यात्रा की तारीख रहेगा, मूल जिले। और इसका मुख्य रूप से कि जो कोरोना है उनको कंसोलिडेटेड मतलब कंसोल करके, पैक करके, एक तरह से पैक करके आपको जो आपका घर जिला है वो पहुंचाने। जैसे सोनू सूद ने हमारे किया है श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम, उसी तरह का चीज़ ये भी है, सीधे समझिए। तो सोनू सूद हीरो बन गए। एनडीए में थोड़ा स्लो काम करता है, इस पर क्या ही हम लोग चर्चा कर, बस हम लोग को जान लेना है अपने पढ़ाई के लिए। वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि सरकार उन हथियारों और प्लेटफॉर्मों की एक सूची को अधिसूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा। हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री को आप जानते हैं कौन है? हमारे निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, भले उन्होंने वैसे कुछ काम नहीं किया है, जो एक फैक्ट है, उनसे ज़्यादा वित्त मंत्री मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा फाइनेंस का नॉलेज आपको हमारे जो पहले थे अरुण जेटली या हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को था। किंतु उन पे आक्षेप न करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक पे ले जाता हूँ। प्रोत्साहन उपाय में मेक इन इंडिया पहल आजकल बहुत अच्छा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? अगर नहीं पता है तो मेक इन इंडिया का लोगो शेर है, शेर। और हमारा जो नेशनल
एनिमल है वो टाइगर है, लेकिन मेक इन इंडिया लोगों पे शेर है, किंग। शेर मतलब किंग होता है, ठीक है। और जो मेक इन इंडिया इसके तहत हम पहले आप सुनते होंगे रूस से ये बम मंगवाया, रूस से ये मंगवाए, चाइना से वो मंगवाया, जर्मनी से वो मंगवाए, अमेरिका से ये मंगवाए। अब हम लोग इस कोशिश में है कि जितना भी रक्षा उपकरण होता है वो हम लोग खुद स्वदेशी चीज़ बनाए। जो गांधी जी कहते थे कि हम लोग स्वदेशी खादी को का उपयोग करें, उसी तरह अब हम लोग हर चीज़ स्वदेशी बनाएं, बाहर का ना उपयोग करके खुद से बनाएं। तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, ठीक है, इसरो है, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम यही है कि हम लोग अपने से सारा इक्विपमेंट्स डेवलप करें। उसी में ये आपको वित्त मंत्री द्वारा उपाय बताए गए कैसे हम लोग डेवलप करें। और इसके लिए आपको जो है प्रत्यक्ष विदेशी सीमा FDI जो होता है, FDI फॉरेन क्या इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी, ठीक है। ये जो की सीमा जो है 49% पहले हुआ करती थी, मतलब इस पर हम 49% खर्चा कर सकते थे, अब 74% कर दी गई है। इसके साथ मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार उन हथियार और प्लेटफॉर्म की एक सूची को अधिसूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिन्हें हम लोग मंगवाएंगे नहीं, ठीक है, और केवल घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा, ठीक है। हम लोग अब घरेलू उत्पादी का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छी पहल है वित्त मंत्री के द्वारा, और हमें इस पर लगना चाहिए, अच्छे से ध्यान देना चाहिए प्रत्यक्ष मेक इन इंडिया का। ओके, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार भारत को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत इस अवसर का उपयोग कर सकता है। दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करने की उम्मीद है। मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की भी घोषणा की है। ये काफ़ी लंबा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च किया गया है, ये ठीक है, ये भी वित्त मंत्री के द्वारा ही है। ने घोषणा की कि भारत सरकार को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, ठीक है, और के लिए हब बनाने का कदम उठाएगी। मतलब हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग बाहर का जो है ना बहुत मदद लेते हैं। ये पहला, इससे जस्ट पहला जो मैंने करंट अफेयर बताया उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं एक तरह से। तो अब है कि हम लोग हर चीज़ स्वदेशी करेंगे। विमान पुर्जों की मरम्मत, एयर फ्रेम रखरखाव 3 वर्षों में 8 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये, मतलब जो 800 करोड़ रुपये अब तक खर्च होते थे, अब 2000 करोड़ रुपये होंगे अगले 3 साल में। कितने? अगले 3 साल, मतलब 2020 से 2023 तक में 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे आपको एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और मरम्मत में, ठीक है, जो भी उनमें डैमेज हो, टूट फूट हो, वो सब में। और ठीक है, 2000 करोड़ रुपये तक का उपयोग कर सकता है। दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में अब है कि जो बहुत सारे इंजन डेवलपमेंट कंपनीज होती है, एयरक्राफ्ट की इंजन कई सारे कंट्रीज़ में बनती है। हमारा कहाँ बनता है? हमारा बेंगलोर में बनता है, ठीक है, स्वदेशी जो हुआ। और विदेशी तो बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनमें आपको जर्मनी, फ्रांस, ये सब में मुख्य रूप से बनता है, या रूस है। तो उनसे जो हम लोग वो जो उनकी जो कंपनियाँ वो भी हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकती है अपना एक सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का, अभी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पे ही हम लोग चल रहे हैं। अगला चीज़ है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के BSES और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले विद्युत अधिनियम 2003 के मसौदा संशोधनों की घोषणा की गई थी, जिसमें बिजली वितरण में निजी भागीदारी का प्रस्ताव शामिल था। आर्थिक प्रोत्साहन का एक और पैकेज, अभी हम लोग विमान पर है, उससे पहले क्या पढ़े थे? डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स होता है, डिफेंस में हमारे यूज़ जो होता है वो एक, अभी हम एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स पे पढ़े थे। अब है कि केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास निजी बिजली डिस्कॉम है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस जो होता है प्राइवेट कंपनी है, टाटा भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो विद्युत अधिनियम 2003 में आया था, विद्युत अधिनियम 2003 बहुत फेमस है,
ठीक है, इनके मसौदा संशोधन की घोषणा की जिसमें बिजली वितरण निजी भागीदारी का प्रस्ताव शामिल था। पहले जो था हम लोग का जो भी था प्राइवेटाइजेशन वैसा नहीं था 2003 से पहले, कि जो भी बिजली डेवलप होता था वो सरकार के अंदर में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, जो भी एसोसिएशन के तहत ही डेवलप होता था। लेकिन 2003 में जो विद्युत अधिनियम आया उसके तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के BSES और टाटा पावर का दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो प्राइवेट कंपनी ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में अहम रोल अब निभा रहा है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिवस को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। हर साल 16 मई को एक शांति पूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी तक 3 दिवस है लगातार। 16 को हो गया आपको राष्ट्रीय समुदाय दिवस, 17 को हो गया रक्तचाप, 18 को क्या हो गया भूल गए ना देख लीजिए यहाँ पे है। 16 को हाँ 18 को म्यूजियम डे हो गया, 17 को रक्तचाप, 16 को आपको हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिवस, और 17 को हो गया आपको रक्तचाप दिवस। 16 हो गया आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिवस, 17 को हो गया रक्तचाप दिवस, और 18 को हो गया आपको म्यूजियम डे। ठीक है, 3 दिवस आया लगातार, हैट्रिक। तो संयुक्त राष्ट्र सब जान रहे हैं, यूएन असेंबली द्वारा सहिष्णुता और सहिष्णुता, शांति, पीस, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया। ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। अगला है आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमान ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक थे। टीवी नरेंद्र ने ISA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक असाधारण बोर्ड की बैठक में अगले 2 वर्षों के लिए दिलीप ओमान को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने। अपॉइंटमेंट्स पे आजकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, आजकल के हमेशा से पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष जो आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया है, आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के ये हो गया क्वेश्चन हु वाला, कौन बने हैं CEO? दिलीप ओमान। ठीक है, आर्सलर स्टील इंडिया के CEO जो हैं दिलीप ओमान ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, इसके भी CEO हैं। ठीक है, और इसके साथ से इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पदभार संभाला। और इससे पहले कौन थे, मतलब दिलीप ओमान किनको प्रीसीड किए हैं? तो टीवी नरेंद्रन पहले ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन में के अध्यक्ष थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अब हो गए हैं आपको दिलीप ओमान। ठीक है, और ये 2 साल के लिए बने। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। चलिए, 18 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA को $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। 2019 में भारत ने UNRWA में अपना वार्षिक योगदान 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में $5 मिलियन अमेरिकी कर दिया था। 2020 में भारत ने $5 मिलियन अमेरिकी को अतिरिक्त योगदान दिया। इसने भारतीयों को UNRWA के सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया। ठीक है, जो भारत है उन्हें फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मतलब तो रेफ्यूजीज होता है कि कल्याण में मदद करने के संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। भारत सरकार का काफ़ी अहम योगदान है। कितना दिया है? $2 मिलियन यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन UNRW को दिया है। और इसका मोटिव क्या था? इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रम में किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा मोटिव था। और जो 2019 में भारत ने दिया था $1.25 मिलियन,
कितना दिया था 1.25, सवा $1 मिलियन, ये $1.25 हम लोग पढ़ेंगे। उसको बढ़ाकर अब $5 मिलियन कर दिया गया। वार्षिक योगदान कितना कर दिया गया? $5 मिलियन, और जिनमें से आपको $2 मिलियन दे चुका है, मतलब $3 मिलियन और देना है। काफ़ी अच्छा प्रयास है और अतिरिक्त योगदान दिया। ठीक है, इसने भारतीयों को UNRW के सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया है। और जो UNRW है, इसने भारतीय जो हमारा भारत देश है उसको एक सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। वह ऑल बसोथो कन्वर्सन पार्टी के नेता हैं और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि उन्हें और उनकी वर्तमान पत्नी की एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। इस कदम से देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा। थाबीन की जगह वित्त मंत्री मोसेट्सी माजोरो लेंगे। ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और यूपीएससी में आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे आजकल काफ़ी फोकस दिया जा रहा है और इसी इंटरनेशनल रिलेशन को ये इंटरनेशनल रिलेशन एक तरह से नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन एक तरह से है भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन है और साउथ अफ्रीका संबंधित है। और साउथ अफ्रीका और इंडिया में काफ़ी कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन है ये आप सब जानते हैं, गांधी जी कॉमन है। और गांधी जी का एक आश्रम है, शायद आप लोग नाम सुने, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, चर्चा आया है साउथ अफ्रीका का और फिनिक्स आश्रम का चर्चा ना हो तो ये गांधी जी के साथ अन्याय होगा। ठीक है, फिनिक्स आश्रम जो है आपको साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। दक्षिण अफ्रीका देश के जो आपको प्रधानमंत्री है थॉमस, दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो, ये दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो इसलिए कहा कि साउथ अफ्रीका एक अलग कंट्री है। साउथ अफ्रीका जो है, अगर आप अफ्रीका का मैप आपके माइंड में होगा तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। ठीक है, एक ईस्ट अफ्रीका भी कंट्री है, ई अफ्रीका लिख देता हूँ मैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका कहा गया है, इसके कहने का तात्पर्य है कि अफ्रीका लगभग आपको कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इतना जो क्षेत्र हुआ इसको हम लोग पूरा को साउथ अफ्रीका कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे दक्षिण एशिया होता है ना, दक्षिण यूरोप होता है या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया होता है, उसी तरह से इतना जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण भारत हुआ, उसी तरह से कुछ क्षेत्र को हम लोग दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप भी है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका कहेंगे। इस दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर एक छोटा सा दक्षिण अफ्रीका देश है जिसमें फिनिक्स आश्रम है और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे क्रिकेट में, एबी डिविलियर्स हैं, कई सारे हैं, नाम आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो उसी तरह यहाँ एक छोटा सा कंट्री, काफ़ी छोटा कंट्री लेसोथो, एकदम छोटू सा लेसोथो, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाबेन। उन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन मार दिया। क्यों रिज़ाइन मार दिया है? क्योंकि उनकी और उनकी पत्नी जो है उस पर हत्या का आरोप लग गया। अब वर्तमान पत्नी, मतलब और भी पत्नियां थी, लेकिन आपको वर्तमान पत्नी पे फोकस करना है। और भी पत्नियां थी लेकिन अभी वर्तमान पे कीजिए, बाकी तो होती ही रहती हैं पत्नियां उनकी। तो उन पे हत्या का मामला में वो संदेह में है, अभी गिल्टी फील नहीं हुआ, मतलब गिल्टी उनको नहीं कहा गया है कि वो गुनहगार हैं ही, हत्यारे हैं ही, पर एक बार लग जाता है कलंक तो दाग तो नहीं मिटता है ना, वही बात है। तो उनकी गठबंधन सरकार जो अब गिर चुकी है और इसके कारण इनका वर्तमान एज जो 80 वर्ष की उम्र में उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और उनकी सरकार कौन सी थी? ऑल बसेथो कॉन्वर्सेशन पार्टी, वो नेता थे और इन पर दबाव डाला जा रहा था अपोजिशन पार्टी का, जो अपोजिशन पार्टी का काम था बहुत अच्छे से निभाया और बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा। अब उनकी जगह कौन लेंगे? उनकी जगह लेंगे मोसेट्सी माजेरो, समझिए, ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इनको हटाए, इनकी पार्टी के ही वित्त मंत्री है या कोलिशन गवर्नमेंट होगा, जो भी हो, ये मोसेट्सी माजेरो अब उनकी जगह लेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तत्काल, जब तक फाइनली कुछ डिसीजन आ नहीं जाता। ओके, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 को
अधिसूचित किया। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वे सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं या उन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और वे कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। अब पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर जो है भारत का टोपी जिसको कहते हैं, और भारत का जो जन्नत भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक क्या बोले, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर ये वाला प्रोसीजर रूल्स निकाला है 2020 और अधिसूचित किया, मतलब अमेंडमेंट किया है एक तरह से। और इस सर्टिफिकेट में क्या हुआ है कि डोमिसाइल बहुत लोग गलत तरीके से बनवा लेते हैं हर स्टेट का, मतलब आप बिहार के हैं या यूपी के हैं तो जस्ट वाइज वर्सा, बिहार के हैं तो यूपी का डोमिसाइल बनवा लेंगे, यूपी के हैं तो बिहार का डोमिसाइल बनवा लेंगे, बिहार के हैं तो झारखंड के बनवा लेंगे। ऐसा काफ़ी चलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, और कश्मीर में क्यों ना चले। लेकिन कश्मीर में अब नियम आ गया, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद अब बनाया जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और क्या क्या नियम है, कौन कौन लोग वहाँ के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस पर फोकस है। ठीक है, 15 दिन जिससे आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क करता है। अपीलीय अधिकारी को हम रिव्यू ऑफिसर वगैरह भी कहते हैं। वे सभी लोग जो 15 वर्ष से जम्मू कश्मीर निवास करते हैं, 15 वर्ष से जम्मू कश्मीर में, मतलब द नेटिव पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, द नेटिव पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर जो हुए वो लोग डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो 7 वर्षों तक अध्ययन किया है, दोज हु हैव स्टडीड इन द कॉलेजेस और हाई स्कूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, दे आर एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और वे कक्षा 10वीं या 12वीं के परीक्षा में उपस्थित हुए। ठीक है, इसका कहने का मतलब दोज हु हैव studied or completed the class 10th and 12th intermediate or matriculation from the J&K board or CBSE board or ICSE board, they are eligible for the certificate of domicile of state Jammu and Kashmir। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों तक सेवा देने वाले सरकारी अधिकारी, those who have given work, those who have worked for the central government or the state government are eligible for the domicile certificate। तो इनमें 4 तरह के लोग हैं। एक तो हो गया जो 15 द नेटिव पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, या 7 वर्षों तक अध्ययन किया। बहुत लोग हैं जो IIT जम्मू, NIT श्रीनगर है, सॉरी जम्मू बोलते हैं, IIT जम्मू में है, या वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑल भी बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पे पढ़े हैं 7 वर्ष तक। अब कोई इंजीनियरिंग किया, कोई MTech कर ले, 7 years तो होंगे अप्रॉक्स। इसके बाद जो दोज हैव कंप्लीटेड 10th मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट फ्रॉम द J&K बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड या CBSE ICSE बोर्ड से वहाँ के स्कूल्स में पढ़े हैं, वे लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और जो 10 वर्ष तक वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर कैडर मिलता है फॉर वर्क, फॉर देयर करियर, तो वो लोग वहाँ के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं, जो 10 साल, ठीक है, वो लोग इसके पात्र हैं। इसके अब पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं को भी, मतलब जो नेटिव है, मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर की लड़कियां, और उनकी शादी मान लीजिए बिहार, यूपी, तमिलनाडु, कोई से भी स्टेट के लड़कों से हो जाती है, लेकिन फिर भी वे महिला और उनके जो बच्चे होंगे वो भी डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते। काफ़ी अच्छा पहल है लड़कियों के लिए जो जिनकी शादी बाहर भी हो जाती है, किंतु वे अभी भी अपने घर की ही हैं एक तरह से। और स्वच्छता कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही साथ पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, बहुत सारे पीओके तो अपना ही क्षेत्र है एक तरह से। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत लोग पीओके कहते हैं, तो वो पाक अधिकृत कश्मीर। तो उनके जो शरणार्थी है, पीओके में रहने वाले, जो इनका मूल निवासी पीओके था, वो पीओके मूल निवासी भटकते भटकते आ गए आपको श्रीनगर, कटरा, उधमपुर या इन जगहों पे आ गए रेफ्यूजीज़ बन के वो लोग भी एलिजिबल हैं वहाँ के डोमिसाइल के। डोमिसाइल मिलने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा कुछ। ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप लोग देखते होंगे J&K रेफ्यूजीज़ को काफ़ी रिजर्वेशन मिलता है।
जो कि JNK के पीपल को बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ हर हमेशा कर्फ्यू वगैरह चलते रहता है। तो दिस इज़ काफ़ी अच्छी पहल है। ओके। भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया था। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% की भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज के द्वारा 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया गया। ठीक है, 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया गया। इस लोकोमोटिव का निर्माण जो था मेक इन इंडिया, जिसका लोगो आपको शेर है, किंग जिसको हम कहते हैं, शेर इज़ द किंग ऑफ, लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, किसकी मदद से? एल्स्टॉम। ये काफ़ी पूछ सकता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के द्वारा एल्स्टॉम की मदद से किया गया। और इस लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ हुआ? ये बिहार के करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। जो BPSC या बिहार SI का एग्ज़ाम्स देने वाले या BSSC मेंस का एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया। बिहार के मधेपुरा में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नाम की फैक्ट्री है, वहीं पे इस 12,000 HP हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया गया मधेपुरा जिला में। इसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड कही जाएगी, और 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। कितना भार? 6,000 टन। सीधे याद रखिए, 6,000 दूना 12,000, 12,000 इसका हॉर्स पावर है और 6,000 टन का ये भार उठा सकता है। ये यूजुअली जो 12,000 HP और 6,000 टन का ये क्वेश्चन है, ये यूजुअल IBPS और SBI PO क्लर्क के एग्ज़ाम से पूछता है। इतना इन डिटेल्स UPSC में ये नहीं पूछेगा, लेकिन क्या मतलब मेरा एक अनुमान है अब तक के देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% की भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी की मदद से। ठीक है, इसमें जो है 74%, 74% इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान है और 74% फ्रांसीसी गवर्नमेंट का है। तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस IR का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो आपके UPSC BPSC मेंस में भी काम देगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हो गया। ओके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की मार्च 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट की गारंटी प्रदान करना है। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि इस योजना ने पिछली बार 8% रिटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस साल यह दर 7.4% होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVVY को मार्च 2023 से 3 साल की अवधि के लिए, जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना था ये 2020 तक के लिए था। ठीक है, अब इसकी अवधि जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए, 2023 तक की। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी जब 2017 का एग्ज़ाम हुआ था, कोई PCS था शायद, MP PCS था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभी, मे भी इस बार फिर से पूछ दें। उस समय ये 2020 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था, अभी इसको 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन को मासिक पे आउट देने की गारंटी है। ठीक है, मासिक पे आउट, पैसे देने की गारंटी है। और इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। ठीक है, हालांकि इस योजना ने पिछली वर्ष 8% रिटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस वर्ष 7.4 है। मतलब आप कहीं भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे और आप कोई भी डिपॉजिट्स करते होंगे, RD करे, TD करे, FD करे, जो भी करे, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, कोई सा भी डिपॉजिट करे, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको
जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी अधिक 1 से 2% का लाभ आपको मिलता है। साथ ही महिलाएं हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और सीनियर सिटीजन्स हैं तो लाभ मिलता है। तो इसी में जो पहले 2017-2023 वाला टर्म था उसमें आपको 8% का रेट दिया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी कही है या जीडीपी में काफ़ी कमी गिरावट आ गई है, इस वजह से शायद 7.4% इस ईयर कर दिया गया है। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा, और इस बार जो पहले 3 साल के सीधे 8% कर दिया गया था, अब है कि हर साल 2020 में ये 7.4 है, तो मे बी 2021 में 2021 में ये 8 8.5 हो जाए, 9.5 हो जाए, 10 तक में हो सकता है, 7 से 10 तक में, 6 से 10 तक में ये रेंज करते रहेगा और हर साल संशोधित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा योजना है ये? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। और किसका संशोधन किया जाएगा? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं, 12वीं शताब्दी में किया गया था, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में। और इनमें जो था कुछ डेवलपमेंट्स करवाया गया था गजपति वंश के द्वारा। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं। और निर्माण किसने करवाया ये आप मुझे बताएं, मुझे पता है लेकिन ये आप मुझे बताएंगे। ओके, ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौर्यकरण, सौर्यकरण मतलब सोलराइजेशन एक तरह से हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोलराइजेशन। ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी किसके द्वारा किया जाएगा? मैंने आपको बताया था किसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच। ठीक है, हु हो जाता है पर्सन के लिए और विच हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ये लागू किया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी। 10 मेगावाट ग्रिड, 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी और सौर परियोजना सौर एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। सौर परियोजना और सौर एप्लीकेशन, ये जो सौर परियोजना और सौर एप्लीकेशन ये पहले से चला आ रहा है, एक कार्यक्रम है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। उसके साथ इस ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एक ट्रीटी साइन की, एक तरह से ट्रीटी नहीं कहेंगे, ट्रीटी तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो जाता है, तो सीधे कहेंगे क्या बोलते हैं, एक डील साइन किया, एक तरह से एक डील साइन किया गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान है और 25 करोड़ तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान है। दोनों मिल के काम करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण, कोणार्क शहर में ही कोणार्क सूर्य मंदिर है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो कि आपको उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, तो पूरा सौर्यीकरण कर दिया जाएगा जिससे आपको सोलर एनर्जी जो होता है, सौर ऊर्जा, ये आपको रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए सोलर एनर्जी पे फोकस आजकल काफ़ी अधिक किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 9.25% की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा। गारंटीड आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में पात्र एमएसएमईज और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एमएसएमईज आप लोग शायद जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मिनी, या मिनी स्मॉल एंड माइक्रो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है इंटरप्राइजेस के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, उनमें एक आपातकालीन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एक स्कीम लाया गया है
आज स्कीम पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड स्पेशली पीसीएस। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सिस्टम के माध्यम से कितने रुपए का व्यय किया गया है? 3 लाख करोड़ रुपए का व्यय। 3 लाख करोड़ रुपए का व्यय। जो आप लोग हमेशा पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाए, तो जितने भी योजनाएं होते हैं ना, जितने भी स्कीम्स लॉन्च होते हैं, जितने भी उसमें पैसा व्यय किया जाता है, आय किया जाता है, निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, इंटरनेशनल कंपनीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, जितने भी ट्रीटीज साइन होते हैं, वो सारे ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। इकोनॉमिक्स का स्टैटिक क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 2 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। इकोनॉमिक्स का स्टैटिक क्वेश्चन नहीं रहता है। और जो मेंस में पेपर जो ऑप्शनल में लेते हैं इकोनॉमिक्स, वही जो होते हैं उनमें आपको स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेंस का जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी स्टैटिक इकोनॉमिक्स से हार्डली एक क्वेश्चन रहता है, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो ऑप्शनल, ये या वो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर से फोकस कर, अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, हर चीज़ में, और आपका इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी काफ़ी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपकी जानकारी सुदृढ़ हो जाएगी। और साथ ही साथ आपका जो साक्षात्कार होगा इंटरव्यू, उसमें भी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आजकल साक्षात्कार में इंटरनेशनल रिलेशन पे काफ़ी फोकस दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म लघु और जो कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को 9%, 9.25% की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा। ऋण आपको 9.25% काफ़ी ज़्यादा है पर ईयर के हिसाब से, पर एटलीस्ट कुछ मदद तो दे रही है सरकार। इसी में आप लोगों को खुश रहना, मतलब जो भी ये इंटरप्राइजेस में ऋण लेना चाहते हैं उन लोगों को खुश रहना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो दे रही है ना। मामा से कन्हा मामा एक तरह से हुआ। तो गारंटीड आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में पात्र एमएससी और मुद्रा उधारकर्ताओं के नेशनल गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। और एक तरह से कि गारंटी दिया जा रहा है किसके द्वारा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी इसका आपका गारंटी ले रही है। कोलैटरल कौन ले रही है? आपका कोलैटरल एनसीजीसीटी ले रही है। कोलैटरल मतलब गिरवी के तौर पे कंपनी खुद अपने आप को गिरवी रख दे रही है एक तरह से, कि मैं आपका गिरवी लेता हूँ कि अगर नहीं होगा तो मैं चुकाऊँगा। काफ़ी अच्छी पहल है, भले ही रेट ज़्यादा है, आपको चुकाना ही पड़ेगा, ये नाम के लिए है, पर फिर भी काम दे सकता है। और ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपको भले ही चुकाना पड़ेगा नहीं चुकाना पड़ेगा, इस पे ही आपको फोकस करके मेंस में आंसर लिखना होगा। आप फॉर द जाके भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट भी जाके लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आपका जो भी आप लिखें सही से अपने बात को व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें और फोकस करें तो ही काम देगा। चलिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों और केवल B2B व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, भीम यूपीआई या यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269 SU डाला गया था, जिसने 50 करोड़ रुपए से अधिक की ब्रिकी टर्नओवर वाली कंपनियों के ई पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया गया था। ये इकोनॉमिक्स का टफ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, टफ क्वेश्चन में से एक है। इसका क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 50 करोड़ से अधिक करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या केवल B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस या व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन, मतलब जस्ट लाइक पुराने ज़माने का जो बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स के बदले गुड्स देना, हम आपको मतलब हम आपको बर्तन दे रहे हैं, आप मुझे कपड़ा दीजिए, वही सिस्टम हुआ। ये B2B हो गया। लेन देन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, भीम यूपीआई या यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। पहले था कि जो रुपे कार्ड या भीम यूपीआई तो आप सब जानते हैं, और यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड पर अब क्या की गई? अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। जो कुछ चार्जेस लगते थे, एक्स्ट्रा चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस और 50 तरह के जो चार्जेस लगते थे, उसमें छूट कर दिया गया है।
लेकिन पर 50 करोड़ से अधिक, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनियां, हम लोग की बात नहीं है, बड़े लोगों की बात है। देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269 SU डाला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी वित्त अधिनियम, ठीक है, 2019 में धारा 269 SU, धारा 269 SU डाला गया था, जिसने 50 करोड़ रुपए से अधिक की ब्रिकी टर्नओवर वाली कंपनियों के ई पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया गया था। क्योंकि 50 करोड़ से अधिक आप कैश का लेन देन अब नहीं पॉसिबल है, मतलब ले जाएगा, बीच में कोई उड़ा लिया तो, हाँ है ना। और 50 करोड़ कैश होना भी सही बात नहीं है, तो उसके लिए आपको ई पेमेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य मतलब कंपलसरी। आप अगर आपको 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर तो आप ई पेमेंट ही कीजिए, चाहे रुपे कार्ड से कीजिए, भीम UPI से कीजिए, UPI जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं उससे कीजिए, लेकिन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट मोड से ही, ठीक है। और ये धारा पे फोकस कीजिएगा, 2019 में धारा 269 SU। ये टफ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक या कंप्लीट बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन है। इस पे आप लोग को लिखने के लिए आ सकता है अधिक मात्रा, अधिक वर्ड्स में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारतीय मूल उद्योग विकास बैंक के साथ भागीदारी करके उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। राज्य ने इससे पहले राज्य में स्टार्टअप के गठन में तेजी लाने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंपी। प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और राज्यों के युवाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय मूल उद्योग विकास बैंक सिडबी, भारतीय मूल उद्योग विकास में सिडबी को आप सब जानते होंगे, ठीक है, के साथ भागीदारी करके उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। ये भी एक तरह से समटाइम्स इंटरनेशनल रिलेशन और स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन का क्वेश्चन है, जो UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, भारतीय मूल उद्योग विकास बैंक और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड दोनों मिलके काम कर रही है। जो जब भी दो कंपनियां, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो फंड मिलके काम करें ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कोई भी एग्जाम है, स्पेशली फॉर PCS। तो राज्य ने इससे पहले राज्य में स्टार्टअप के गठन में तेजी लाने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन को हम लोग इंग्लिश में MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर साइन किया था। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंपी। सिडबी को कौन पहली किस्त सौंपी? उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने रॉ मटेरियल दिया, पैसा दिया। सिडबी जो है वो काम करेगी कैसे, स्टार्टअप में युवाओं को हम लोग मदद करें। क्यों किया? प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और राज्यों के युवाओं को स्टार्टअप बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या एम था इस कंबाइंड और स्कीम का? इसका एम क्या था? युवाओं को स्टार्टअप, ठीक है, आजकल स्टार्टअप का काफ़ी ट्रेंड है, और उनके श्रमिकों को उनके कौशल, उनके स्किल के आधार पे रोजगार प्रोवाइड करना। तो यूपी सरकार रॉ मटेरियल पैसे प्रोवाइड कर रही है, सिडबी अपना दिमाग दे रही है, तो उसके बदले, दिमाग के बदले तो 15 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है, और मदद भी करेगी। 15 करोड़ एक तरह से सिडबी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश का सरकार इतना सोचे हैं, कई वर्षों के बाद इतना कोई सोचने वाला आया है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। हाल ही में नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पिया, धुरा और लिपु लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। अच्छा, नेपाल पे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मीम्स भी बनते हैं, ठीक है, कि नेपाल, अमेरिका कहाँ है तो नेपाल में, उत्तर प्रदेश कहाँ है नेपाल में। क्यों बनता है पता चला? अब नहीं पता चला, अब देखिए, नेपाल ने अपना नया नवीन मानचित्र जारी किया है, ठीक है, अपना नया मैप जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड, जो हमारा क्षेत्र है काला पानी, उसको अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। लिम्पिया धुरा उसको भी अपने मैप में इंक्लूड कर लिया। साथ ही साथ लिपु लेक दर्रा आप सब जानते हो। इन 3 क्षेत्र को, जो कि हमारा क्षेत्र है, उसको ये क्या किए हैं कि अपने मैप में
नेपाल जो इस तरह का मैप है नेपाल का, इसको ऐड कर लिया है। मतलब पहले इतना नेपाल था, अब इसको उत्तराखंड को भी इंक्लूड कर लिया एक तरह से। ठीक है, ये आपको बिहार है, यहाँ पे इतना दूर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का ही तो पहला भाग था उत्तराखंड, इसको भी ये लोग कुछ पार्ट ऐसे इतना दूर जो मैंने कर दिया है, ये सब आपको नेपाल का क्षेत्र हो गया। इतने को ले लिए हैं, इसलिए नेपाल की ये मैं क्या कहूँ, कुशाल ओली का ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये एक तरह से NOK हो गया, नेपाल ऑक्यूपाइड, NOU हो गया, नेपाल ऑक्यूपाइड उत्तराखंड। खैर ये बात की बात है, तो नेपाल ने गलत किया है। पर ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है किन क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है। काला पानी, लिम्पियादोरा और लिपुलेख, 3 क्षेत्र को इंक्लूड किया। मतलब चौथा ऑप्शन आपका कोई और हो सकता है, और आपका क्वेश्चन देगा कि किसको इंक्लूड नहीं किया है। नहीं किया में आप कोई चौथा जो भी दे उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और मेंस का क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या ये इंक्लूड करना सही है, गलत है। ये एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवा की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से गठित समिति की एक बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली मिशन करके जो प्रोग्राम है, उन्होंने नई दवा की अनुमोदन प्रक्रिया, अप्रूवल प्रोसेस को सरल और तेज बनाने के लिए गठित समिति की बैठक बुलाई है। काफ़ी अच्छी पहल है कि जो नई दवा आती थी उनमें बहुत टाइम लग जाता था बनने में, उनके प्रोसेसिंग में, उनके अप्रूवल में। अब सब अगर आप लोगों को नहीं पता हो, कोई भी दवा बनने के बाद पहले CDRI लखनऊ या ICMR, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या ऐसे या आपको इंटरनेशनल केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में या कोलकाता में, ये सब में कोई भी दवा पहले रीचेक की जाती है, क्या ये दवा सही है, क्या यह दवा गलत है। क्योंकि अगर आप, एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की जिसका नाम था टाइगर्स, उतनी फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, स्टारिंग इमरान हाशमी, या ही वॉज अ सीरियल किसर, बट स्टिल इमरान हाशमी मूवी आई थी टाइगर्स। उसमें क्या दिखाया गया था कि एक सेरेलेक, जो हम लोग सेरेलेक बनाते बच्चों को देते हैं, बच्चों के पोषण प्रोटीन के लिए, तो उसी वैसे ही एक कंपनी ने सेरेलेक टाइप से कुछ बनाया था। एक फिक्शियस मूवी थी, सत्य घटनाओं पर आधारित थी। ठीक है, फिक्शियस थी पर घटना सत्य थी। कहाँ की थी ये नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। और उसमें सेरेलेक बनाया गया था, और वो सेरेलेक बच्चों को डायरिया, वो सेरेलेक जो बच्चे खाए थे उनको डायरिया हो गया था। तो ये मूवी भले ही 2014 में आई थी, लेकिन 2014 में मूवी बनी थी और इसका रिलीज़ किया गया 2019 में। 2014 में बनी थी, 2019 में 5 साल क्यों लग गए? क्योंकि ये मूवी में समझ ही रहे हैं, क्योंकि कोई मेडिकल कंपनी ने क्लेम कर दिया कि हमारे कंपनी को डिफेम किया जा रहा है, इसलिए मूवी को रिलीज़ होने में, थिएट्रिकल रिलीज़ लेने में 5 साल लगे। और इससे पहले कई सारे कैंस फेस्टिवल और अन फेस्टिवल्स में इस मूवी को दर्शाया गया था। ठीक है, उसी तरह क्योंकि आजकल दवा में, और एक और बात है, एक कंपनी है डिटॉल, आप सब जानते होंगे, डिटॉल कंपनी शेविंग के बाद यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक का काम होता है। डिटॉल है, डिटॉल से ही मिलती जुलती एक कंपनी है शेवलॉन। ठीक है, शेवलॉन उतनी नहीं चलती है। इसके नहीं चलने का कारण क्या है? मुंबई में एक बार की घटना है कि इस शेवलॉन में एक आदमी को रिएक्शन कर गया था उसके स्किन पे, जिसके वजह से काफ़ी विवाद में ये कंपनी आ गई थी। और इसके सारे जो कंपनी में बनाए जितना भी मटेरियल, जितना भी प्रोडक्शन हुआ था, उस सारे को नदी, ओशियन, मतलब सागर में, हिंद महासागर या उधर का अरेबियन सी कहिए, अरब सागर में फेंक दिया गया, क्योंकि अपनी कंपनी की बदनामी नहीं किया जाता। इसी से निपटाने के लिए अब जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाई की अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया कि अब जो CDRI, ICL या ICMR, MCI जहाँ भी जाती है वहाँ पे चेकिंग थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन विकास संगठन के स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। UGC ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एक सूची भी जारी की है। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क पर यूजीसी के हालिया नियमों के अनुसार छात्र MOOC के लिए नामांकन कर सकते हैं और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सके। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान की है के लिए मानव संसाधन विकास संगठन के स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। ठीक है, स्वयं पोर्टल है एक, ठीक है, जो कि HRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्वयं पोर्टल मतलब जानते हैं, कोई भी वेबसाइट होता है उसमें अबाउट अस, होम, ऐसे कई सारे पोर्टल्स होते हैं। उसी तरह एक पोर्टल है जिसका नाम है स्वयं। उस स्वयं पोर्टल पर व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक है, इसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। किसको? यूजीसी ने दिया है विश्वविद्यालय और कॉलेजों को। ठीक है, यूजीसी ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है, MOOC का फुल फॉर्म हो गया मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। कोरोना की वजह से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ तो खुल नहीं पा रही हैं, लेकिन बच्चों और छात्र छात्राओं की पढ़ाई न रुके, पढ़ाई से वंचित ना हो सके, इसलिए यूजीसी ने HRD मिनिस्ट्री के स्वयं पोर्टल पर एक MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें आपको 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे BA BSc BCom ये सब कोर्सेज जो हुए उनकी पाठ्यक्रम को अपलोड कर दी गई है। वहाँ पे जाके बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और छात्र MOOC का नामांकन कर सकते हैं। कुछ पैसे भी लगेंगे माइनर, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी कम होती है। और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट डे में ये क्रेडिट प्राप्त करना शुरू हो चुका है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की हाल की घोषणा के अनुसार भारत के घरेलू हवाई किराए को मंत्रालय द्वारा 3 महीने के लिए तय किया जाएगा। जब लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होंगी, सरकार रूट के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम टिकट किराए की व्यवस्था करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें सस्ती होने के साथ साथ एयरलाइनों के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य भी हो। मंत्रालय ने उड़ानों की अवधि के आधार पर मार्गों को 7 बैंडों में विभाजित किया है। नेशनल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है, कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की हाल की घोषणा के अनुसार भारत ने हर घरेलू हवाई किराए को मंत्रालय 3 महीने के लिए तय किया जाएगा। जब लॉकडाउन अब तो खुल चुका है, अभी ये प्रोसेसिंग जो होगा ये हो चुका है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार रूट के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम टिकट, अब कभी एयर टिकट बुक करना हो, जैसे आज मुझे ट्रैवल करना है, आज ही की मुझे टिकट चाहिए 3 घंटे पर, तो हो सकता है उसका चार्ज पटना से दिल्ली की चार्ज हो 25,000, और वही मुझे 1 महीना बाद ट्रैवल करना हो तो उसका 6,000 रुपीज़ होगी। तो उसी तरह से जो इसका मिनिमम मैक्सिमम है उसका निर्धारित करेगा कि अगर आज मुझे ट्रैवल करना है तो उसकी फ़ीस हो 20,000 और 1 महीने बाद करना तो उसका 4,000। मतलब इस तरह से एवरेज वो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय नेशनल एविएशन मिनिस्ट्री तय करेगी। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि देश ओपन स्काई संधि नाम से प्रमुख वैश्विक संधि से अलग हो जाएगा। 35 देशों की यह संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया कि रूस ने संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि देश ओपन स्काई संधि जो है ये एक वैश्विक संधि है। वैश्विक संधि इंटरनेशनल रिलेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वैश्विक संधि मतलब आपको पूरे वर्ल्ड में 35 देश हैं, 35 देश इस संधि को साइन किए हुए हैं कि किस संधि? वैश्विक संधि है, ओपन स्काई संधि। संधि का नाम है कि निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। ठीक है, निहत्थे मतलब जो पटना या दिल्ली से आपको न्यूयॉर्क फ़्लाइट चलती है ना, तो इस कभी कोई सुनते होंगे कि बहुत सारी कंट्रियां ब्लॉक कर देती हैं। बीच में अगर मान लीजिए कंट्री आ गया पाकिस्तान ने कह दिया इंडिया को नहीं, हमारे क्षेत्र के ऊपर से
दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट नहीं उड़नी चाहिए, ठीक है, नहीं उड़नी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको रूट चेंज करना होगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान घुमा के जाना पड़ेगा। तो वैसी उसी तरह से इस चीज़ को रोकने, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक संधि साइन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन स्काई संधि। ओपन स्काई संधि, इसमें क्या होता है कि न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क के रास्ते में जो कंट्रीज़ है वो कंट्री अलाउ करे कि हमारे क्षेत्र के ऊपर से इंडिया न्यूयॉर्क, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट उड़ सकती है। जैसे मान लीजिए नई दिल्ली की फ़्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क जाती है, एनडी से एनवाई जाती है, और बीच में आपको आती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद मान लीजिए आता है, फिर दुबई आ जाता है, या फिर बीच में अफ्रीका आपको मोरक्को आ जाता है। तो यूएई, पाकिस्तान, मोरक्को, इन 3 कंट्रीज़ को पहले अलाउ करना होगा कि हाँ ये फ़्लाइट हमारे देश के ऊपर से उड़ सकती है। और इसी के लिए ओपन स्काई संधि नामक एक संधि है, जिसके तहत सारी 35 देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है, यूएसए भी शामिल है। लेकिन अब यूएसए हट गया है ओपन स्काई संधि से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विविधता पर सांस्कृतिक घोषणा को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस घोषित किया। यूनेस्को अपने शेयर आवर हेरिटेज अभियान के एक भाग के रूप में संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से दुनिया भर से वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रदर्शनी भी शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विविधता, कुछ याद आ रहा है क्या होगा? नहीं आ रहा? ठीक है, जो भी है, यूएन का एक अंडर सब ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से हम कहेंगे, ठीक है। उसका जो है एक सांस्कृतिक घोषणा अपनाया है, जिसके तहत 21 मई को विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस तो अभी तक हमने 4 दिवस पढ़ा है। सॉरी, कौन कौन दिवस था? रक्तचाप दिवस, विश्व म्यूजियम दिवस और एक और दिवस था, और यह 4था दिवस सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और यूनेस्को अपने इसका हैशटैग, आजकल हैशटैग्स का चलन है, हैशटैग डिक्लेयर सीबीएसई रिजल्ट्स, हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, इसी तरह से हैशटैग शेयर आवर हेरिटेज अभियान, ट्विटर अभियान बहुत लोग शुरू करते हैं, इसका डिजिटल कैंपेन का ज़माना आ गया है। तो हैशटैग शेयर आवर हेरिटेज अभियान के एक रूप में संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम करा। हैशटैग शेयर आवर हेरिटेज काफ़ी अच्छी पहल है, और इसी पहल के तहत आपको अपना कोणार्क मंदिर जो है उसमें सौर्यकरण हो रहा है। इसने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से दुनिया भर से वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी की एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रदर्शनी, मतलब अब जो पहले आर्ट गैलरीज लगा करती थी, आर्ट गैलरीज या और भी कई सारी प्रदर्शनियाँ गैलरीज लगा करती थी, अब आजकल वर्चुअल गैलरी लगे, वर्चुअल प्रदर्शनी होगी, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ मतलब गूगल आर्ट्स एंड कल्चर एक गूगल की सब कंपनी है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को द्वारा निर्धारित, इसका फुल फॉर्म आपको यूनेस्को होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को द्वारा निहित, यूनेस्को में निहित जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका रेगुलेशन, उनका जो आपको उनका एक पिक्चर्स निकालेगा, उनके बारे में डिजिटली दिखाया जाएगा, वर्चुअल टूर कराया जाएगा, एक तरह से वर्चुअल टूर वीटी, ओके। 21 मई को 2020 को चाय के क्षेत्र से लेकर कब तक सभी के लिए लाभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई को 2 दिवस होता है, एक होता है सांस्कृतिक विविधता दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ये चाय प्रेमियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। हैशटैग चाय, दिल में चाय है, ठीक है। तो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। यह दिवस उन देशों को एक साथ लाता है जहां चाय की खेती, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत। भारत में चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग, असम के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ कुर्ग जो आपको कर्नाटक में है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में चाय की खेती अधिक मात्रा में होती है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन असेंबली जिसको कहते हैं, ने खाद्य व कृषि अंतर संस्कारी IGG
में भारत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर 21 मई को अंतर। ये भारत का ही, क्योंकि भारत में चाय पीने वालों की संख्या 125 करोड़ की जनसंख्या है ना, उसमें मेरे ख्याल से 120 करोड़ लोग चाय पीते होंगे, तो ऑब्वियस है इसमें भारत का योगदान होना ही चाहिए। तो भारत की मदद से अब ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसको डिक्लेयर कर दिया गया, इंटरनेशनल टी डे। ओके, अब आते हैं आज के आखिरी समसामयिकी पर। आधारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 के बाद से चीन की तरफ से लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का उल्लंघन करने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये काफ़ी दुख की बात है कि 2015 के बाद से, मतलब आपको चीन की तरफ से लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, ये हमारे फौजी भाई लोग ज़रूर जानते होंगे कि उसमें क्या होता है, एक बॉर्डर टाइप से लाइन होता है, ठीक है, जैसे रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच है, या डुरंडो है, या पाक स्ट्रेट है, इस तरह की लाइन है, सॉरी मैकमोहन लाइन है। और इसका एम क्या होता है कि इधर इंडिया है, इधर चाइना है, इस लाइन में उल्टा पुल्टा गतिविधि, ये कुछ क्षेत्र होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इतना दूर का क्षेत्र होता है जिसमें नो मैन लैंड जिसको हम लोग कहते हैं, नो मैन्स लैंड, यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। और इसमें क्या होता है, चाइना घुस के कुछ हमला कर दिया या इंडिया घुस के हमला कर दिया, इसी के वजह से नो मैन्स लैंड की वजह से ही आपको की हलचल की वजह से 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, या भारत पाकिस्तान युद्ध भी जो हुआ था इसी वजह से हुआ था। आपको एक सर्वजीत मूवी आई थी, और सर्वजीत की जो घटना है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उल्लंघन के वजह से ही हुआ। जहाँ पे सर्वजीत वाली घटना मूवीज़ में डिपिक्ट की गई है वो सच है या गलत, इस पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो हुआ था नो मैन्स लैंड में, सर्वजीत चला गया था गलती से, इस वजह से ही हुआ था। आज ये नो मैन्स लैंड या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी पहरेदारी होती है, पहले उतनी नहीं होती थी, इस वजह से 1962 की भारत चीन लड़ाई या 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और अभी फिर से 2015 के बाद से चीन ने लद्दाख क्षेत्र और जो आपको इंडिया का चाइना का बॉर्डर है उसमें काफ़ी हलचल मचा रहा है, जिस वजह से मे बी फिर से इंडिया चाइना वॉर हो जाए। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। मैं फिर से आऊँगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी करंट अफेयर्स आपके ज़रूर काम आएगी। नहीं काम आएगी अब डिसलाइक कर देना वीडियो को, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूर काम आया होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। और 4 चीज़ पे फोकस कीजिएगा, हु, व्हाट, व्हेन और व्हाई। ये 3 चीज़ जो है आपको कहाँ, मतलब ये विच लिख लीजिए एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, विच कि कौन, कि व्हाट क्या, व्हेन कब, और वाई जो होता है ये मेंस के लिए होता है, मेंस के पेपर में। ये 3 चीज़ पे आप कोई भी अपने से आप करंट अफेयर्स बना रहे, ये 3 चीज़ पे फोकस कीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, और ये चौथे चीज़ पे फोकस कीजिएगा मेंस के लिए, और ये 4 चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आपका करंट अफेयर्स डेफिनेटली रेडी हो जाएगा। और कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC रेलवे हो, MTS हो, DRDO हो, DDA हो, UP PCS, BPSC, राजस्थान PCS, उत्तराखंड PCS या UPSC जैसे कठिन एग्ज़ाम्स हो, आप सब क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, या IBPS, बैंक PO क्लर्क, कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर पाएंगे। आपको इस 4 W पे फोकस करना है। ठीक है, बीच बीच में एक हाउ भी आ जाता है, कैसे चलेगा, कैसे आ जाता है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको रिमेंबर द 4 Ws, रिमेंबर द 4 Ws। इसका PDF आपको जो मैंने बताया, इसका PDF आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाला हुआ है, और आप बस फोकस कीजिएगा जितने भी ब्लू लेटर से अंडरलाइन वर्ड है ना, इस पर भी आप फोकस कर लेते हैं, आपका प्रीलिम्स तो गारंटीड निकल जाएगा। प्रीलिम्स कोई भी या ऑब्जेक्टिव पेपर कोई सा भी हो, आप पक्का क्रैक कर लीजिएगा। पूरा पढ़ने के लिए आप इस पर फोकस कीजिएगा। और 4 अक्टूबर के बाद से मैं मेंस का करंट अफेयर्स कैसे किया जाए इस पर भी मैं वीडियो
लेकर आऊँगा, ठीक है। इन डिटेल्स अभी तक 7 से 8 लाइन या 6 से 7 लाइन में मैंने चर्चा किया है, 10 पेज में चर्चा करूँगा एक करंट अफेयर्स को। पहले आप प्री निकाल लीजिए, मेरी यही दुआ है कि आप लोग प्री निकाल लें, बाकी मेंस में कैसे करंट अफेयर्स करेंगे इसका मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको काफ़ी काम देगा। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा और इस हमारे करंट अफेयर्स शो का नाम है मेगा शो ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको ज़रूर देखिएगा, हैशटैग मेगा शो ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। हैशटैग का चलन चला है तो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही और करंट अफेयर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए 9334203592 पे आप संपर्क करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ओके।